गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुखासमत बढ़ने लगी है। बात इलेक्शन कमीशन के इस्तीफों के मुतालबे तक आ पहुंची है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि निज़ाम की तब्दीली के लिए नया इलेक्शन कमीशन ज़रूरी है। मौजूदा हालात में मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इस हुकूमती मुतालबे को हमारे तज्ज़ियाकार किस निगाह से देखते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी PDM में हिकमत अमली के इख्तलाफात की। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने इस्तीफों के ऑप्शन को संजीदा लेना शुरू कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हर कीमत पर इस तजवीज़ की मुखालफत की जाएगी। कल के अहम इजलास में इत्तेफाक किस बात पर होगा? और आखिर में बात नहायत तेज़ी से फैलते हुए कोरोना वायरस की। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, जुनैरा अजहर हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नसीम सिद्दीकी साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है और न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, इसलिए इसे बहसियत मजमूई इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से अब उठ चुका है। नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पर सबका एतमाद हो। हमारे तज्जियाकारों की राय इस पर क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आऊंगी। आप जरा आंखों देखा अहवाल बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही अपना कॉमेंट भी ऐड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। एक तो बड़ी उजलत में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसमें शिबली फराज साहब मौजूद थे, चौधरी फवाद भी मौजूद थे और शफकत महमूद ने जो है सारी प्रेस की और ज़्यादातर उन्होंने बात जो है वो वैक्सीनेशन के बारे में की और दूसरा उन्होंने जो शहबाज गिल साहब पर आज लाहौर में हमला हुआ उसके ऊपर बात की और उसके बाद अचानक ही उन्होंने सब के ऊपर बम फोड़ा कि इलेक्शन कमीशन को जो है मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बड़ा सख्त लहजा था उनका और हुकूमत बहुत सख्त उनसे नाराज़ नज़र आ रही थी। ये कोई आसान मामला नहीं है, ये फिर एक बहुत बड़ा जो है टेंशन वाला मामला दोबारा पैदा होने लगा है हुकूमत और एक इदारे के दरमियान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को हटाना इसी तरह है जिस तरह आप आला अदलिया के जजेस को हटाने के लिए जुडिशल उसके अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं। मामला ये उसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको लेके जाना पड़ेगा अगर उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा ख़राब हुआ क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी सेनेट इलेक्शन के बारे में जिसमें कहा गया था कि ये वोट जो है वो बिल्कुल एक उसकी सीक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि अगर बाद में ट्रेस करना पड़े तो पता चल सके कि किसने किसे वोट दिया, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कोई भी जो है उसके ऊपर उन्होंने इकदाम नहीं किया बल्कि हुकूमत के खिलाफ एक इलामिया जारी कर दिया था, जबकि उससे पहले अपोजिशन ने अपने जलसों में काफ़ी ले दे की थी इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान के लिए और एक धरना भी सामने दिया था जब उन्होंने कोई इस तरह का इलामिया नहीं निकाला था। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस की तलवार लटक रही है और सुनने में ये भी आया है कि इलेक्शन कमीशन में से ही किसी सीनियर अफसर ने जो है वो जाती उम्रा में मरियम नवाज के साथ मुलाकात भी की है जिसकी खबर हुकूमत को मिल चुकी है। तो क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक बहुत ही खतरनाक केस है हुकूमत के लिए जो कि हुकूमत को गिरा भी सकता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए गुस्सा बहुत ज़्यादा है और हुकूमत का ये भी कहना है कि जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, उनके दामाद हैं ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, गोया के इन्होंने खुद ही उनको अपॉइंट किया था, लेकिन अब इनकी रिजर्वेशन है कि उनका झुकाव नून लीग या PDM की तरफ ज़्यादा है। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल मामला है और आज हुकूमती जो वज़रा थे मुझे उनमें काफ़ी परेशानी नज़र आई जब उन्होंने ये ऐलान किया कि इनको इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। काफ़ी गुस्सा और परेशानी नज़र आ रही थी। नासिर बेग चुगताई साहब, हुकूमती वज़रा के लहजे की जो तलखी है ये क्या बयान करती है? मुझे तो नसीम के अंदाज में कहीं कहीं परेशानी लग रही थी, कहीं कहीं गुस्सा लग रहा था, कहीं कहीं हैरानी लग रही थी और कहीं कहीं बड़ा मुस्कुराहट लग रही थी। हाँ, चार तासुरात थे नसीम के। मैं बहुत गौर से नसीम को देखता हूँ बाज़ औक़ात और बड़े मज़े का लगता है मुझे। अब बात यह है कि बहुत आसान बात है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी भाई। अटॉर्नी जनरल हस्बे आदत प्रेसिडेंट के पास जाते एक रेफरेंस लेकर कि ये सब ना अहले कम वक्त और रेफरेंस फाइल कर देते जुडिशल काउंसिल में। पहले भी फाइल किए ना, वो फाइल कर देते। अब उसका जो भी असर होता है वो देख लेते बाद में। आज तो एक जज ने पूछा है कि सेनेट का जो इंतखाब है वो किसने कराया, वो तो लगता ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन का आदमी है। और फिर पूछा इलेक्शन कमीशन से
कि आपने क्यों नहीं कराया भाई। उन्होंने कहा जी फलां क्लॉज में नहीं है, तो उन्होंने कहा इलेक्टोरल रूल्स में कहाँ लिखा हुआ है कि आप नहीं कराएंगे, वो एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन से निजात का वाहिद तरीका ये है कि आप प्रेफरेंस में चले जाएँ, जुडिशल काउंसिल में चले जाएँ, वहाँ जो उसका हशर हो, जो अंजाम हो, जो पहले भी हो चुका है। प्रेसिडेंट ने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, 2 रेफरेंस में आ चुका है ये, अब तीसरे में भी आ जाएगा ये। दूसरी बात ये कि आप खौफजदा क्यों हो भाई, बता दिया नसीम ने। नसीम की चेहरे मुस्कुराहट थी उस वक्त कि ये पूरा का पूरा भाई फंड फंडिंग केस है जो अब बहुत तूल पकड़ चुका है, गैर मामूली तौर पर ये शैतान की आंत हो गया है, फैसल वाडवा की नायली की तरह। फैसल वाडवा की नायली ऑन कार्ड है, ऐलान नहीं हो रहा। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली स्टे ऑर्डर में बैठे हुए 1 साल हो गया है, फैसला नहीं हो रहा। स्टे विकेट करें भाई, कब तक ये बुजदिली करेंगे आप लोग कि स्टे के पीछे बैठेंगे, आए मैदान में आए। और तीसरी बात ये कि यार आप कह रहे हैं कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, शफकत महमूद साहब, बाकी सब खामोश थे, पूरा ट्रूपे खामोश था, शफकत साहब बोल रहे थे। किसकी अच्छी कारकर्दगी है? 1 साल में 148% इजाफा हुआ है महंगाई में, 148। और पिछले हफ्ते जो महंगाई की शरह थी वो 13.9 थी। अब अंदाज़ा लगा लें आप कि कौन कामयाब हुआ है, किस तरह कामयाब हुआ है। हम तो कहीं कामयाब भी नहीं हो रहा है, तो हम सबको तोड़ दें, सबको ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होता, चलाने की कोशिश की जाती है। और अगर आप ना चला पाएँ तो फिर वही रास्ता है कि आप जाएँ कानूनी रास्ता अख्तियार करें और उनको इस्तीफ़ा देना। अच्छा, साला, बहनोई, दामाद, रिश्तेदार तो सब कुछ हैं, सब हैं हुकूमतों में। एक 5 लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, वही किसी के दामाद, साले, बहनोई, बहन और खाला नहीं है, बाकी सब है। तो ये तो चलता है, कोई किसी का। अगर आप देख लें जस्टिस नसीम अहसन शाह के दामाद कौन थे, देख लें कौन दामाद थे। छोड़ें उन बातों को, बहुत सी बातें हैं। तो बहरहाल एक ही तरीका है कि वहाँ जाएँ, इनको गैर कानूनी करार दें, इनको 22 करार दें और इनको हटवा दें। और फिर भी आपको जाना पड़ेगा शहबाज शरीफ के पास नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करने के लिए। ठीक है ज़ुनैरा, एनबीसी ने बताया कि बड़ा आसान रास्ता था गवर्नमेंट के पास कि रेफरेंस फाइल करते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाते, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी, क्या कहेंगी आप? थैंक यू सलमा। मेरे ख्याल है जो पहले इनके साथ सलूक हुआ है, ये लोग गए थे कोर्ट में गए थे रेफरेंस लेके, उसकी वजह से इन्हें ये तो समझ में आ गई है कि रेफरेंसेस वोंट वर्क। अब वाई वोंट दे वर्क? बिकॉज हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बड़ा एक ऐसा बिहेवियर शो किया कि नोबडी वांट्स के उसके हाथ डर्टी हों, सारे साइड पे रहना चाहते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते। बिकॉज वी आर लिविंग इन द टाइम्स जहाँ पे न्यूट्रलिटी भी क्वेश्चन होती है। अगर आपने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट में होते हुए, इस पोजीशन में होते हुए कोई डेयरिंग फैसला नहीं लिया जो आपका फ़र्ज़ बनता था, तो ये न्यूट्रलिटी नहीं है, ये भी आपका कसूर समझा जाएगा, हिस्ट्री इसको डिफरेंटली लिखेगी। तो मसला सारा ये है कि अगर महंगाई को भी मान लिया जाए, नाअहली को भी मान लिया जाए, तो देखने की चीज़ ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टकराव की तरफ ही जा रही है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड कि असल मसलों को हल किया जाए। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, सेनेट के इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ज़िमनी इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, अभी बल्दियाती इलेक्शंस का शोर मच जाएगा और बल्दियाती की वजह से सेंसस का शोर मचेगा। कोई इसलिए नहीं मचेगा कि लोगों का कोई डेटा इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने पावर्टी एलिविएशन की तरफ जाना है। सो ट्रायंगल की पीक पे इस वक्त सिर्फ पावर बैठी हुई है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे वो ऑपोजिशन कर रही हो। पीपल आर नोवेयर, मैं और आप, हम कहीं भी नहीं हैं। कितनी सैलरीज़ में से हमसे टैक्स ले लिया जाता है और कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो कोई टैक्स नहीं देते, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। लॉकडाउन दोबारा होने लगा है, किस तरीके से हैंडल करना है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। सो बेसिकली सियासत हो रही है, ये सिर्फ सियासत है। और फॉरेन फंडिंग केस, इनको बता दें एक दफ़ा किसने रोका हुआ इनको और क्यों नहीं फैसला दे रहे उस पर। तो ये चीज़ों को लिंगर ऑन करना, एक दूसरे की वीकनेसेस अपने हाथ में रखना, दिस इज़ लाइक बहुत पुरानी गेम हो गई है। वी हैव ऑल सीन दिस मैनी टाइम्स।
ठीक है जनरल साहब, अगर ये मामला जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या रेफरेंस फाइल होता है, उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट को कुछ सबूत भी चाहिए होंगे। अब जो सबूत इलेक्शन कमीशन कहता है कि नाकाफ़ी थे, जिसकी बिना पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, रेफरेंस के लिए काफ़ी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो मुझे सिर्फ एक फैक्टर, एक नुक्ता जिस पे हम पहले भी बात करते रहे और तनकीद करते रहे, वो यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला सीक्रेट बैलेटिंग के बारे में कि इसको ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, उसमें जो खदशात थे कि करप्शन ना हो, पैसा इस्तेमाल ना हो सेनेट के इलेक्शन में, तो उसमें नजर आया कि इलेक्शन कमीशन की कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिश को वो माइल नजर नहीं आया कि उन्होंने को उस पर उजरत में जल्दी में कोई काम करने की कोशिश की हो। उसके अलावा तो और कोई नुक्ता इन दिनों में कोई ऐसा सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पे हम ये कह दें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल बेकार है, वो काम नहीं कर रहा। लिहाजा हुकूमत को तो अपना केस बिल्डअप करना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये मसला हल नहीं होता। अगर हुकूमत के पास और शवाहिद मौजूद हैं, और अपॉइंट भी देखें, ये इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है ये खुद अपॉइंट इन्होंने किया। पहले ये कभी भी होमवर्क नहीं करते कि अगर ये इस तरह की कोई मशकूक चीज है, कल को ये प्रॉब्लम समझेंगे कि हमारे लिए मसला आ गया कि जनाब फलां के वो रिश्तेदार हैं, तो ये चीजें तो पहले आपको होमवर्क करना चाहिए था, देख लेना चाहिए था। जब अपॉइंट कर बैठे तो ये एक आईनी अपॉइंटमेंट है, इसको यूं तो बदला नहीं जा सकता। लिहाजा हुकूमत के पास अगर कोई और एविडेंस है इन चीजों के अलावा, तो केस बिल्डअप करके रेफरेंस लेके जाए। ये जो जुनैरा बात करनी तो वो ठीक है कि रेफरेंसेस के मामले में ये जो हमने देखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बड़ी डिफेंसिव पे चले जाती है और वो इस तरह का काम नहीं करना चाहते। लेकिन बहरहाल एक आईनी रास्ता तो वही है। आप ये नहीं कर सकते कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर आपको थोड़ा उसमें वीकनेस दिखा रही है तो लिहाजा आप कुछ और नारा लगाना शुरू कर दें या कोई और तरीका इख्तियार करें, और तो है कोई। तो इस वजह से हुकूमत को भारसूरत अपना केस बिल्डअप करके, अगर है शवाहिद है, वरना फिर अपने मामला दुरुस्त करें और इलेक्शन कमीशन के साथ चलें। ठीक है सर वर्दी साहब, किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की पोजीशन सबसे स्ट्रांग होती है, वसाइल होते हैं, सारी मशीनरी होती है। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है कानूनी रास्ता इख्तियार करना। अगर इतनी स्ट्रांग ग्राउंड्स मौजूद हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, कोई एक माह कबल इमरान खान साहब कह रहे थे कि पिछला इलेक्शन कमिश्नर मेरे ख़िलाफ़ था, इसलिए मैं फ़ॉरेन फंडिंग में स्टे लेता था, और मौजूदा तो बहुत अच्छा है, तो ये हमारे फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला कर दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और वो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वो अब एक माह भी नहीं गुजरा और इमरान खान साहब ने हस्ब आदत यू टर्न ले लिया, और अब हमें नसीम सिद्दीकी साहब उनकी रिश्तेदारियां नून लीग से बता रहे हैं, जबकि मेरा ख़्याल है कि ये रिश्तेदारियां कोई नई तो उन्होंने अभी शादी नहीं कर ली है। मेरे ख़्याल में सईद मेहदी साहब की बेटी से ये शादी हुए तो कोई 30-40 साल हो गए होंगे, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगे हैं तो उनकी उम्र तो कोई 61-62-63 साल होगी, और अब 63 साल की उम्र में तो वो सईद मेहदी साहब के घर शादी करने नहीं लगे हैं। ये शादी तो उनकी जवानी में हुई होगी, और उसके बाद आज उसका जिक्र जिस तरह आया ऐसे लगता है जैसे पीटीआई को बाहर से आई थी और उसको पता ही नहीं था पाकिस्तान में कौन किसका क्या है। और अगर देखा जाए तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पीटीआई की तरफ से आया था, ये ऑपोजिशन का नाम नहीं था। ये उनका नाम था जिस पर ऑपोजिशन ने एग्री किया था कि हाँ ठीक है आप इनको बना लें, तो आपने ये नाम पेश किया था। बाकी वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हम सब तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब पीटीआई इदारों पर हमला शुरू करेगी। ये जो 1 पेज थ्योरी और इदारों के मुहाफ़िज़ बने हुए थे, और हम उनकी पुरानी तकरीरें जब सुनते थे कि वो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कहते रहे हैं, और उनके टीवी इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के इदारों के बारे में माजी में क्या रहे हैं, तो हमें तो इंतज़ार था कि ये हनीमून और ये मोहब्बत और ये पींगे जो हैं ये कितने दिन के लिए हैं, और कब अंदर से वो इमरान खान निकलेगा जो वो पुरानी बातें करता था। और ये सब कुछ इदारों पर हमले जो वो पहले उनकी हर्जा चराई थी, ये दोबारा कब शुरू होगी। तो 2-2.5 साल लग गए। मेरा ख्याल है इदारों ने बहुत उनके साथ गुजारा करने की कोशिश की, लेकिन 2.5 साल बाद एक फ़ैसला डस्के का ख़िलाफ़ आया है, फ़क्त एक फ़ैसला, जिसमें धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फ़क्त एक फ़ैसला 2.5 साल में। और हमने देखा है कि हुकूमत के पाँव भी उखड़ गए और औसान भी ख़ता हो गए हैं।
और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला कर दिया है। खुदा न खास्ता कल सुप्रीम जुडिशरी से कोई एक फैसला और ख़िलाफ़ आ गया तो हम इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी सुन लेंगे। फिर कहीं से नैब ने अगर कुछ कर दिया, किसी को पकड़ लिया या कोई मालम जब्बा केस या किसी केस को पकड़ लिया तो हम देखेंगे फिर चेयरमैन नैब के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। तो हमें तो इंतजार है कि इन्होंने किस किस के, ये बहुत एक्सपेक्टेड था। और हाँ, टाइम लाइन्स डिफरेंट हो सकती हैं। कईयों का ख्याल था साल में हो जाएगा, कोई कह रहा था 2 साल में हो जाएगा, कोई कह रहा था नहीं टर्म पूरी हो जाएगी, अगली टर्म में होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए, कुछ के गलत साबित हुए, लेकिन ये सब राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये तो करेंगे ही वो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में बर्दाश्त नहीं है और ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था। टाइमलाइन मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन होना यही था जो कुछ हुआ है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने पर, ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे पीडीएम के आपसी इख्तलाफात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए एक बार फिर मुश्किल मरहला आ गया है। कल होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून और JUIF की जानिब से असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफों के लिए दबाव डाला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने हर सूरत इस तजवीज़ की मुखालफत का फैसला कर लिया है। हमारा सवाल यह है कि क्या PDM हुकूमत के खिलाफ एक हिकमत अमली पर मुत्तफिक हो जाएगी? नासिर बिग चुगताई साहब। मेरा ख्याल हो जाएगी। देखिए, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है अपनी उस पर बात नहीं करता, मैं खबरों पे बात करता हूँ। इससे पहले मियाँ साहब ने कहा कि वक्त का फ़ैसला है कि हम इस्तीफ़े दें, लेकिन वो इस्तीफ़े नहीं दिए गए, कायल कर लिया गया कि जी इस्तीफ़े नहीं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हैं, फिर लॉन्ग मार्च, फिर इस्तीफ़े। तो यही मेरा ख्याल है तय पाया है कि ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट के बाद अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, फिर लॉन्ग मार्च है, और फिर मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा बेकल हो रहे हैं इस्तीफ़ों के लिए। वो तो मेरा ख्याल है बहुत शुरू से ही बेचैन थे। जिस रोज़ पहले रोज़ इंतखाबात का नतीजा आया था उसी रोज़ उन्होंने कहा था कि भाई इस्तीफ़े दें, और नवाज शरीफ साहब भी तैयार थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी इस्तीफ़े नहीं, हमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी एक तरफ, मुस्लिम लीग एक तरफ, PTI एक तरफ, सब पार्लियामेंट एक तरफ। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो उसको छोड़ें नहीं आप कोशिश करें, अगर मेंबर नहीं है कि पार्लियामेंट में जाएं आप। जैसी ही पार्लियामेंट है आपकी, ज़ईफ़ है, नातवा है, लंगड़ी है, लूली है, जैसी भी पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट में बैठ कर उसको छोड़ना ये बड़ा ख़तरनाक होगा। मैं बार बार ख़तरनाक क्यों कहता हूँ? मैं देखिए डस्का देख चुका हूँ मैं, और 2-3 इलाके देख चुका हूँ मैं। अदम बर्दाश्त का रवैया, जुनैरा बहुत अच्छी बात कर रही थी कि जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए पार्लियामेंट के बाहर जिस तरह हमला हुआ मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, वो जाहिर करता है ना क्या हुआ। फिर आज जो शिबली पर हुआ, लोग कहते हैं वो मास्क पहले पहने हुए नहीं थे, मास्क था उनके पास, वो आर पार हो गया वो जो कुछ भी था, तो वो बहुत ज़्यादती की बात है। अच्छा, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अरबाब गुलाम रहीम को जूतों से मारा गया सिंध असम्बली में, वो चीफ मिनिस्टर थे, हमने खुल के मजम्मत की, बहुत बुरी तरह की हमने। शेर अफगन पे रोशनाई फेरी गई, अहमद रज़ा कसूरी पे, ये अच्छे लोग नहीं थे। आई मस्ट एडमिट, परवेज़ रशीद पे अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन इसकी मजम्मत होनी चाहिए जो कुछ भी हुआ है। तो मुझे लगता ये है कि ये फिर कल मिलके बैठेंगे, फिर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर कोशिश करेगी कि इस्तीफों की बात टल जाए आगे, और मरियम ने भी कहा है आज कि हम मनाने की कोशिश करेंगे, और वो मुमकिन है मान जाएं, और अगर नहीं माने तो के बाद फिर मेरा ख्याल है हम चलेंगे धरने की तरफ, और फिर धरने के बाद बात करेंगे। ठीक है जनरल साहब, जब मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होती हैं तो मफादात का टकराव आ जाता है। अब इस्तीफे JUIF को या नून लीग को तो सूट करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास सूबे में गवर्नमेंट है, उनको किसी भी तरह सूट नहीं करते। यही वजह है कि वो बार बार इस्तीफों के ऑप्शन से भागते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हिकमत अमली हो सकती है जिस पर इत्तेफाक करेंगे ये लोग? देखिए, अब इस्तीफों का काम पीछे रह गया काफी। पीपल्स पार्टी जो उनको मुख्तलिफ वक्तों पे कायल करती रही है, तो उन्होंने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, वो सारी प्रोसेस में से इनको गुजार के यहाँ तक ले आए। अब या लॉन्ग मार्च है या इस्तीफा, तो वो प्रायोरिटी लॉन्ग मार्च को दे देंगे। जो पीछे आपको तारीख नजर आती है PDM की, उसमें लगता यही है कि आर्गुमेंट
अच्छी या बुरी, बहरहाल स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट मौजूद है पीपल्स पार्टी के पास और वो इनको कायल कर लेती रही है। लिहाजा अब भी इन्होंने अगर पीडीएम का इत्तेहाद बचाना है तो कायल जो भी आर्गूमेंट आएगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, एक चीज वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी कतई इस्तीफे नहीं देगी, उनकी स्टेक्स हैं, वो उनके पास सिंध की गवर्नमेंट मौजूद है, जबकि दूसरों की कोई स्टेक नहीं। और फिर ये है कि इत्तेहाद में ही कुछ जान है पीडीएम की। अगर इत्तेहाद टूट जाता है तो फिर आप सोचिए कि वो जो एहतजाज है वो तो खत्म हो गया, वो तो आपकी लॉन्ग मार्च वाला मसला भी बैठ जाएगा। इधर मौलाना जो है वो अकेले अगर कुछ करना चाहें, उनकी ख्वाहिश, जैसे भी नासिर भाई बात कर रहे थे, वो शुरू से उनकी ख्वाहिश रही है, लेकिन मौलाना अकेले कुछ नहीं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं है। वो 2-3 सीटों वाला आदमी अगर चाहे कि वो रोल अदा करे, वो एक मेजॉरिटी वाला रोल, तो वो तो नहीं कर सकता। तो नतीजा ये कि बिलाखिर इनको जो जरदारी साहब की प्लानिंग है उसके सामने इनको सरनेगो होना पड़ेगा और अल्टीमेटली इत्तेहाद बच जाएगा, लेकिन इस्तीफे नहीं होंगे। ठीक है सोहवर्दी साहब। मेरा ख्याल है हर काम अपनी टाइमिंग पे होगा। जो बात, जब आप इकट्ठे बैठे हो तो आप कोई गलत बात तो नहीं कर सकते, परे पंचायत में आपकी बात आपके लॉजिक और दलील के साथ ही मानी जा सकती है। इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने बात की है वो दुरुस्त साबित हुई है। ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का नून लीग को भी फ़ायदा हुआ है, पीपल्स पार्टी को भी हुआ है। फजलुर रहमान साहब एक कुरम की सीट हारे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेनेट के इलेक्शन लड़ने का उन्हें फ़ायदा हुआ है। उनके भी तो 2 सेनेटर और आ गए हैं, उनके भाई सेनेटर बनकर आ गए हैं। कोई ऐसा बात नहीं है कि फ्रूट्स उन्हें नहीं मिले हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो वो दलील और लॉजिक से बात करके एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करते हैं, और जब आप इत्तेहाद में बैठे हो तो आप किसी को इम्पोज नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद जितना नून की या फजलुर रहमान की ज़रूरत है उतना पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने तो बनाया, अपने घर एपीसी करके बनाया है, और 1 साल इसलिए नहीं बन सका था कि नून और फजलुर रहमान मान नहीं रहे थे। बिलावल जेल गए नवाज शरीफ को मिलने, और जाती उम्रा गए और शहबाज शरीफ को मिले, किसको नहीं मिले इस इत्तेहाद को बनाने के लिए। तो मैं नहीं समझता जो इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ने इतनी मुश्किल से बनाया है वो इसको तोड़ देंगे, लेकिन टाइमिंग है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि लॉन्ग मार्च और धरने जब अपने अरूज पे हों और आप अगर बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में ले आएँ, जैसे कि नून और फजलुर रहमान दावा करते हैं, और अगर वो अपने उस दावे को सच्चा साबित कर लें और इस्लामाबाद में वाकई उस लाखों लोग मौजूद हों, और वो वाला धरना ना हो जो इमरान खान ने खाली कुर्सियों के साथ दिया था 126 दिन, क्योंकि लोगों के साथ तो 4 दिन भी बहुत होगा और ख़ाली कुर्सियों के साथ 126 दिन भी नाकाफ़ी होते हैं, फिर उठाना ही पड़ जाता है। तो दुनिया में जहाँ लोग निकले हैं वहाँ तो फैसले 2-4 दिन में हो गए हैं, बल्कि गुजरांवाला पहुँचने तक भी हो जाते हैं अगर लोग साथ हों। और अगर लोग साथ ना हों तो आप 126 दिन भी बैठे रहें तो कोई फैसला नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं ये देखने की बात यह है, पीपल्स पार्टी ये देखना चाहती है कि फजलुर रहमान और नून लीग कितनी स्ट्रेंथ पुट कर सकते हैं, धरने में कितने लोग ला सकते हैं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के पिछले धरने में भी उतने लोग नहीं थे जितने उन्होंने दावा किया हुआ था। उतने ज्यादा लोग वो इस्लामाबाद में नहीं ला सके थे जिनकी बात की मार्च के जरिए सिर्फ बाकी एक छोटी सी बात में कोशिश की जा रही। जी जी, अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए धरने में लॉन्ग मार्च में तो डिसीजंस और होंगे, और अगर लोगों की तादाद कम हुई तो फिर डिसीजंस और होंगे। लोग ज्यादा हुए तो मजबूत फैसले होंगे, लोग कम हुए तो कमजोर फैसले होंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक ब्रेक में एक साहब का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि आपने तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जस्टिस वजीउद्दीन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझी है, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी के 2 इलेक्शन कमिश्नर उड़ाए हैं। वो पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ के स्ट्रोक ऑफ पेन से ही हटाना चाहते हैं। ठीक है, वापस हम अपनी डिबेट की जाने आते हैं। जुनैरा, मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए, उनको शायद आने वाले दिनों में पंजाब में अपनी हुकूमत नज़र आती होगी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो गफूर हैदरी साहब की हार के बाद काफ़ी उनमें इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती हैं, वो कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं है और उनको लगता है कि शायद इस्तीफे दे देना बेहतर ऑप्शन होगा, इससे प्रेशर बिल्ड किया जा सकेगा। अगर लॉन्ग मार्च होता है तो हम कई बार यहाँ पर इस पे भी बात कर चुके हैं कि लॉन्ग मार्च का आउटकम कोई नहीं निकलेगा, वक्ती तौर पर एक प्रेशर बिल्ड किया जा सकेगा। क्या ये तीनों जमातें लॉन्ग मार्च पर अब इत्तेफाक कर सकेंगे? अगर लॉन्ग मार्च होता भी है तो उसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पाकिस्तान हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस, और बहुत पुरानी बात अगर ना करें
तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के बाद जब हमने कोalitions उनकी गवर्नमेंट के बीच में भी हमने जो बनता बिगड़ता देखा, पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा होता, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखा, ऑल दैट, उससे अभी तक का सबक ये मिलता है कि हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो वक्ती तौर पे कॉमन गोल के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन वंस द शॉर्ट टर्म टारगेट्स आर अचीव्ड उसके बाद वो फिर बिखर जाते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी स्टार्ट कर देते हैं और ऐसी स्पेस जनरेट कर देते हैं जिस स्पेस में जब कोई और आ जाता है तो फिर उन्हें होश आती है कि ये हमने क्या कर दिया ना। इनमें से कोई भी अगर सीरियसली डेमोक्रेसी के लिए बाहर निकल रहा है तो उसे बहुत आम आदमी के लेवल पे आके सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये ड्राइंग रूम्स की बातें हैं ना कि पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हो रही है या ये हो रहा है या अथॉरिटेरियन, ये ड्राइंग रूम्स की बातें हैं। आम आदमी को क्या पता या उसको क्या हासिल इन चीज़ों से, उसको समझाने के लिए मैस मोबिलाइजेशन और एडहेसिव कितना है आपका ये जो अलायंस है, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। तो एडहेसिव तो इतना ही है कि इस्तीफे तो नहीं आएंगे, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। इतना कोalition इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जब अगर आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही अभी तक इतने सालों में इन फुल स्पिरिट एक्टिव हो जाता तो हम यहाँ तक ना पहुँचते जहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप समझते हैं अपने ही पुराने एलआई के ऊपर केसेस बना दें तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। सो व्हाट आर वी लर्निंग एंड व्हाट आर वी गेनिंग आउट ऑफ दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ईच अदर। तो मौलाना फजलुर रहमान का भी इस वक्त यही प्रॉब्लम है कि वो इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं क्या गेन कर रहा हूं, मैं तो तब कुछ गेन करूंगा जब इलेक्शंस नए होंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, हमने पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना। नून लीग डिपेंडेंट है फजलुर रहमान पे और पीपल्स पार्टी पे। तो जब आपका गोल क्लियर नहीं होता या आप लोगों के लेवल पे आके सोच के उन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं करते तो धरने हो भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, जुनैरा ने भी पॉइंट आउट किया कि माजी में भी इस तरह के अलायंसेस बनते रहे हैं, के पीछे ज़ाती मफादात होते हैं सियासी जमातों के, वो अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। जो ही वो मफाद पूरा होता है या लगता है कि अब ये मफाद किसी किनारे नहीं लगेगा, पूरा नहीं होगा, तो वो अलग हो जाती हैं। क्या इस PDM का भी यही नतीजा निकलेगा? बिल्कुल यही नतीजा निकलेगा। मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपको बताता हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद था, आई विटनेस था, और उसकी एक शिक थी कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। और जो ही सिग्नेचर करके वहाँ से होटल से बाहर निकले हैं तो मोहतरमा दुबई में आके जनरल मुशर्रफ को मिली हैं और शहबाज शरीफ साहब लंदन में उस वक्त ब्रिगेडियर नियाज़ होते थे जो जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी थे, उनको जाके मिले। उसके बाद आपने देखा कि जब पाकिस्तान में आए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो किस तरह अपना जरदारी साहब ने मरी में कहा था कि जो हमारा मुआहदा हुआ है कोई कुरान और हदीस तो नहीं है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के इन्हीं अपना गिलानी साहब की नाहली के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ये बड़ा मुश्किल है। जुनैरा ने एक दो दफ़ा पहले भी कहा कि ये डिफरेंट, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली बात है कि पीपल्स पार्टी इतनी नफरत है उनके अंदर नून लीग के लिए, क्योंकि जरदारी साहब ने अपनी जवानी जो है वो उनकी वजह से जेल में काटी और उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उनको जेल के बाहर मिलने के लिए आते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये इख्तिलाफात अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ है पीपल्स पार्टी और नून लीग से, क्योंकि आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है और वहाँ पे गलत, वो कहते हैं कि जो डिस्कार्ड वोट हो गए थे, गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगी थी, लेकिन जब ये बात क्लियर हो गई कि मोहर खाने के सामने, नाम के सामने लगानी है, तो फिर भी किसी ने गफूर हैदरी साहब के नाम के आगे वोट नहीं लगाया। यानी कि पीपल्स पार्टी और नून के जो लोग थे उन्होंने फिर भी मौलाना फजलुर रहमान के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PDM ने मेरिट इस्लामाबाद में की थी, मैं वहाँ मौजूद था, उस दिन भी यही इख्तलाफ चलता रहा कि वो अख्तर मैंगल ग्रुप जो है वो गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन नहीं लाना चाह रहा था। वो कह रहा था कि हमने कोलिशन छोड़ी है गवर्नमेंट के साथ, तो हमारे बंदे को डिप्टी चेयरमैन की सीट दी जाए। तो इख्तलाफात बहुत हैं। और ये जो आप धरने की बात कर रही है, धरने से कुछ नहीं होता। कौन सी धरने से आज तक हुकूमतें गई हैं? पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धरना इमरान खान ने किया है, लेकिन उस वक्त भी नहीं। आपको लगता है कि इस धरने से भी कोई फायदा नहीं? इस धरने से भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ने, लेकिन उससे पहले NBC आपका कॉमेंट ऐड कर लूँ। जी NBC। मैं मिसाक जमहूरियत के जो तारीफ़ें कर रहे हैं लोग, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसको अडॉप्ट कर लें, ख़ास तौर से PTI वाले, और उस पर मिनोअन अमल कराएं। मैं उनको मान लूँगा। उस पर एक क्लॉज जो है, इसके फ़ौरन बाकी क्लॉज वो ये है कि एक तो ओपन हैंड होगा इंतखाबात में,
और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी, एक आइनी कोड बनेगी जो आइनी मसाइल का फैसला करेगी। वो आइनी कोड बना दें, आ जाए मैदान में आए। और तीसरी बात भी अर्ज़ करूँ कि ये बड़ा गलतफहमी है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचेगा इस्तीफ़ों से। कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा पीपल्स पार्टी को, जो उनकी सीटें शायद कुछ ज़्यादा ले लेंगे वो लोग। ठीक, पीपल्स पार्टी को यानी कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर इस्तीफे भी दिए जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में कोरोना केसेस एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत को एक बार फिर से सख्त फैसले करने की जरूरत है? जनरल साहब, शॉर्टली आंसर कीजिएगा। मेरा ख्याल सख्त फैसलों का काम शुरू हो चुका है और करने जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा लीथल भी है और बहुत ज्यादा फैल भी रहा है। और सुना है कि इसकी तकरीबन 60 किस्म के यानी 60 किस्म के स्ट्रैंड्स जो हैं वो अभी तक म्यूटेट करके बन चुके हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे सख्त इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, नासिर बेगचुगताई साहब। ज़्यादा सख्त इक़दाम की ज़रूरत यूँ है कि ब्रिटिश कोरोना जो है ये गैर मुल्की साम्राज्य क़ुव्वत का भेजा हुआ है और ये बहुत ताकतवर है और 4-5 रोज़ में ये लोगों का सफाया कर रहा है। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं कराची यूनिवर्सिटी के, बहुत ज़बरदस्त टीचर डॉक्टर शकीर फारूकी, उनका आज इंतकाल हुआ है। और यंग आदमी, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि प्रोफेसर, टीचर, ये लोग, इन लोगों का इंतकाल हो रहा है कि जो लोग बहुत केयर करते हैं सेहत की अपने और बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ख़ास तौर से ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, वो तो बाहर निकलना छोड़ दें अपने तौर पर। और अगर एहतियात कर सकते हैं अपने खातिरदारी की खातिर तो कर लें, वरना मर जाए। दो ही रास्ते हैं अब। हुकूमत जो कर सकती थी वो करेगी, वो कारोबार बंद नहीं करेगी, वो फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करेगी, वो बिल्कुल मुजम्मिल इससे मुत्तफ़िक़ होंगे कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन मेरा ख़्याल है बहुत कम हुआ है और होना बाकी है। ठीक है, सुनहरा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक हेल्थ को प्रेसिडेंस देनी चाहिए थी ओवर इकोनॉमी, जो कि हमने नहीं दी। और रिस्ट्रिक्शंस को जो हमने लूज़ किया जब केसेस कंट्रोल में आ गए, वो बड़ी संगीन गलती थी। आप सिर्फ तब उसे लूज़ करते जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन को आप वैक्सीन लगा चुके होते। बहरहाल अभी ब्राज़ील वाला वेरिएंट भी यहाँ पहुँच गया हुआ है और यूके वाला भी पहुँच गया हुआ है। जितनी भी एहतियात की जाए वो कम है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए, बिल्कुल हुकूमत तो अपने तौर पे फैसले कर रही है, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, कोई नए नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये कोरोना हमारे घर तक पहुँच रहा है, हम अपने घरों में लेके जाएंगे, हमारे जो बुज़ुर्ग वहाँ मौजूद हैं उनको लगाएंगे और डेथ रेट बढ़ता चले जाएगा। बिल्कुल NBC ने सही कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक वायरेंट है, ये मौका नहीं दे रहा। तो हम सबको चाहिए कि हुकूमत को छोड़ें और अपने तौर पर फैसले करें और अपने घर वालों को बचाएं, मास्क लगाएं, फासला रखें और हाथ बार बार धोएं। जी ठीक है, सोवर्दी साहब। नहीं, मेरा तो फर्म व्यू है, चाहे NBC ने कहा भी है, मैं हुकूमत के साथ हूँ कोविड पे और मैं हुकूमत की कारकर्दगी कोविड पे ठीक समझता हूँ। जब मैं अपने इर्द गिर्द दीगर ममालिक को देखता हूँ तो मुझे पाकिस्तान में हालात बेहतर नज़र आते हैं। हमने दुनिया की तरह सख्त लॉकडाउन नहीं भी किया है जिसकी तनकीद की जाती है, स्मार्ट लॉकडाउन किया है या नहीं किया है या किया है, लेकिन बहरहाल हमारा डेथ रेट हमारा जो है वो दुनिया से बहुत कम रहा है। आज भी डेथ्स हो रही हैं लेकिन दुनिया की तरह अभी भी सूरत हाल यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट ने फिर इफ़ेक्टिवली एक्शंस लिए हैं, स्कूल्स बंद किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद की हैं, 50% पे स्टाफ को लेके आई है। जो ज़रूरी इक़दाम है, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पर हुकूमत के रेट को तस्लीम करें। हमें हुकूमत की रेट को तस्लीम करना होगा, जो गवर्नमेंट कह रही है वो मानना पड़ेगा, उसके बाद अमल दरामद करके ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। न्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।